वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट नंबर 46 लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 46 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्रश्न है यहाँ पर, ज़रा कमेंट करके इसका आंसर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी क्या है? अर्थ सरफेस क्या है? एक तरह से देखा जाए कुछ भी हो सकती है अर्थ सरफेस। मान लीजिए यही अर्थ सरफेस है। अब इसके ऊपर जाओगे नीचे बजाओगे तो जी का मान बोल रहा है घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान बढ़ जाता है। देखिए पृथ्वी की दो गतियाँ हैं ना, एक तो घूर्णन गति मतलब खुद भी टिल्ड अक्ष पर झुकी है और खुद भी घूम रही है। फिर घूमते घूमते क्या हो रही है? सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, परिभ्रमण भी कर रही है, यूँ ही घूमते घूमते। तो ये जो इसकी घूर्णन गति है जो घूमती है अपनी धुरी पर, इसको बढ़ा दिया जाए तो जी का मान बढ़ जाता है। ये कह रहा है दूसरा वाला स्टेटमेंट, जो गलत है। घट जाएगा, उल्टा होता है इसमें। पृथ्वी की घूर्णन गति घटाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। तो पहला करेक्ट है केवल, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में जो स्थित पिंड है उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है वो घटा हुआ प्रतीत होता है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, लिफ्ट में बैठकर जो ऊपर जाती है तो क्या होता है, अपने आप को वजनदार महसूस करते हो आप। जब नीचे जाती है तो बिल्कुल हल्का महसूस करते हो। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, गलत तो कोई है नहीं। तो इसका हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उपरोक्त तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, सभी को पता होगा। इसके लिए एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। भू स्थायी उपग्रह, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। परिक्रमण काल मतलब क्या है? घूर्णन गति को ही परिक्रमण काल बोलते हैं। और परिभ्रमण क्या हो गया? सूर्य के चारों ओर। भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 36,000 है या 35,000 है? 36,000 ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, वो कहलाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू स्थायी या स्थैतिक उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक असत्य होगा। इन चारों में से एक तो गलत है कोई। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और दाब एक सदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक वार होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। यूपीएससी के फेवरेट है चारों के चारों। देखिए, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ये तो करेक्ट है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, ये भी करेक्ट है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक वार होता है, ये भी सही है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ये भी सही है। लेकिन दाब एक सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, इसकी वजह से पूरा कटेगा ये। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है किंतु दाब एक अदिश राशि है, सदिश राशियाँ नहीं है। अदिश सदिश के ऊपर 50 एग्जाम्पल पहले करा चुके हूँ। देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। अच्छा, ये एग्जाम्पल तो आप बचपन से पढ़ रहे होगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एग्ज़ाम एसएससी का हो, क्लर्क का हो, बैंक का हो, या फिर यूपीएससी या यूपीपीसीएस सिविल सेवा का। इसका उत्तर है पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित हैं। पास्कल का नियम 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर विज्ञान का विषय आपने चुना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब घटाने पर उनका गलनांक भी घट जाता है। सही है क्या दोनों के दोनों? गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घट जाता है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता जाता है, जिसका उदाहरण है मोम, घी आदि। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, घट जाता है, जैसे बर्फ़। अच्छा, मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा है, इस पर दाब बढ़ा दिया मैंने खूब, तो देर में पिघलेगा या जल्दी पिघल जाएगा? तब देर में पिघलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, उल्टा होता है इसमें एक तरह से, जबकि ये जल्दी पिघलना चाहिए। गलनांक कम होने का मतलब क्या? देर में पिघलेगा दाब बढ़ाने पर। 7वां प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर द्रवों के क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मान लीजिए ये कुकर है, इसमें मैंने पानी भरा, गैस चढ़ा दिया, फुल कर दिया गैस। अब ये क्या पानी क्या है? उबल रहा है। अगर मैं इसका ढक्कन लगा दूंगा ना, तो और तीव्र गति से उड़ेगा। ढक्कन लगा के क्या हुआ? मैंने इसका दाब बढ़ा दिया, तो दाब बढ़ाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो बढ़ गया। अब इसके अंदर जो खाना होगा ना, वो जल्दी पक जाएगा। और बहुत पूछते हैं इसको कि कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि कौन सा करेक्ट है। आपेक्षित घनत्व एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान क्यों होता है भाई? सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना इसलिए आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का क्वथनांक कम होता है। गलत, अधिक होता है। तो सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व जो है वो अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना जो है वो आसान होता है। अब 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि कौन सा करेक्ट है। किसी पात्र में पानी भरा है, उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ तो पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल नहीं बढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंट है, आप घर पर भी करके से देख सकते हो, और ये करेक्ट है। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। बिल्कुल रहता है, करेक्ट है ये भी। तो दोनों के दोनों सही हैं। 11वां प्रश्न है, यदि झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? यदि झूला झूल रही लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक लोलक घड़ी को पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे ले जाया जाए
तो घड़ी के आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ये तो होगा नहीं, कुछ तो पड़ेगा प्रभाव। देखिए ये बढ़ जाता है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त पड़ जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा बताना है आपको। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। देखिए पहला वाला करेक्ट है और ये चीज़ 50 बार बताई होगी मैंने कि जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, इसका, अनुप्रस्थ का नहीं है। तो दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दो, केवल एक ही करेक्ट होगा यहाँ पर। दूसरे वाले को करना है ना, पहला क्यों कर दिया। तो देखिए ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ नहीं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती हैं? देखिए ध्वनि तरंगों के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर माध्यम नहीं है तो नहीं चल सकती वहाँ पर ध्वनि। पृथ्वी पर चलती है क्योंकि माध्यम है। वैक्यूम में नहीं चलती ध्वनि, लेकिन वैक्यूम में क्या तेज दौड़ता है, प्रकाश। तो चूंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे तो इसका उत्तर होगा नहीं, ना ही इसका उत्तर यांत्रिक तरंगे होगा, ना ही अनुप्रस्थ होगा। इसका उत्तर है अयांत्रिक तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम में संचालित करती हैं यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता है। वैसी तरंगे, वैसी सही है ना, वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्रकाश जो है वो वैक्यूम में चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है इसमें? गामा तो है, एक्स किरणें भी है, अवरक्त किरणें भी है, अल्फ़ा नहीं है। तो यहाँ अल्फ़ा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अल्फ़ा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। ये सीधा सीधा याद रखिए इसको, आप बहुत पूछते हैं इसको। तो कितने थे प्रश्न? ये 15 प्रश्न थे और बिल्कुल एकदम सटीक हैं यूपी पीसीएस के हिसाब से। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।